नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण, संसद भवन में ऐतिहासिक कार्यक्रम। अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल का एक और घोटाला उजागर, हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित। और वडोदरा में विश्वामित्री बाढ़ निवारण समिति की मीटिंग, बढ़ाई जाएगी आजवा डैम की स्टोरेज और कैरिंग कैपेसिटी। आज मनाए जा रहे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के संसद भवन में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आज मंगलवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों, भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का भी इस मौके पर विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश, सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्षों पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया।
आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाए गए, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते रहे हैं। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी। तभी से यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। गुजरात के मेहसाणा के गांव में ख्याति अस्पताल द्वारा लगाए गए कैंप के बाद किए गए इलाज के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते अब अस्पताल पर एक्शन लिया जा रहा है। अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल के घोटाले एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं। मेहसाणा जिले के कई गांव में ख्याति अस्पताल द्वारा कैंप लगाए गए थे। ऐसा ही एक कैंप 2022 में शारदा सार्वजनिक अस्पताल में किया गया था और वहां से 22 लोगों को इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया था। 22 में से 8 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई थी और उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले अब गांव के सामाजिक अग्रणी लाल भाई सैयद ने हाईकोर्ट तक जाने की धमकी दी है। ખ્યાતિકાંડ અત્યારે જગ જાહેર છે, સ્ટોપ પર છે અને એ લોકો અમારા ગામમાં બી આવેલા, પંચાયતમાં ગયેલા, પણ પંચાયતના સત્તાધીશો એવું કહે છે કે અમે કોઈને પરવાનગી કેમ કરવાની આપી નથી। હોસ્પિટલમાં ગયા, હોસ્પિટલના સત્તાધીશો એવું કહે છે કે અમે કોઈ પરવાનગી નથી આપી, રવિવારની રજા હતી અને 2 રૂમ એમને આપ્યા હતા। પછી અહીંથી 25 જણો લઈ ગયા, પાછા ફરીથી બી 25 જણને એના 25 જણને કંઈ ચેકઅપ માટે લઈ ગયેલા, એવું પણ મારી ધ્યાને આવ્યું છે। આમાં મને ન્યાયની ગુંજાઈશ અહીંથી દેખાતી નથી। પરમિશન નથી આપી એવું આ લોકો કહે છે, પણ વગર પરમિશને તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કોણ કરે? એ ચર્ચાનો વિષય છે। 2 રૂમ આપણે આપ્યા, બરાબર છે, કંઈ ખોટું કરવા તો નહીં આપ્યા, પણ એ ચર્ચાનો વિષય છે કે 2 રૂમ કઈ રીતે આપ્યા। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री बाढ़ निवारण समिति की बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वडोदरा के नर्मदा गेस्ट हाउस में विश्वामित्री बाढ़ निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सलाहकार राठौड़ समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बाढ़ निवारण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें आजवा डैम के डाउन स्ट्रीम में डैम जैसा एक अलग से स्ट्रक्चर बनाने, आजवा डैम की स्टोरेज और कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। बाबूभाई नवलावाला भारतना पूर्व सचिव एमना अध्यक्षस्थाने आज मीटिंग योजाई हती। ए मीटिंग में मान्य मुख्यमंत्रीश्रीना सलाहकार साहेब श्री राठौड़ साहेब, इरिगेशन मांथी व्यास, एमएससी ना हाइड्रोलॉजी ना एक्सपर्ट, रेवेन्यू, नेशनल हाईवे, फॉरेस्ट
કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ એ બધા સાથે રહીને એક મીટિંગ આ પૂર નિવારણ માટેની યોજાઈ હતી. એના વિવિધ આયામો પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઘણા બધા લોકોએ પોતપોતાના મંતવ્યો આપ્યા છે. ભૂતકાળમાં સેન્ટ્રલ વોટર કમિશનના એન્જિનિયર સાહેબો એમને આજવા ડેમ, પ્રતાપપુરા ડેમ અને હાઇડ્રોલોજીની આખી સ્ટડી કરી. એમના પણ રિકમેન્ડેશનો આવ્યા છે. એટલે સમગ્ર રીતે જે વિવિધ મિટિંગો થઈ અને આજે પણ મિટિંગ થઈ એના જે બધા રિકમેન્ડેશનો છે એ રિકમેન્ડેશન્સ ની ચર્ચા વિચારણા આજે કરવામાં આવી છે. એટલે ટૂંક જ સમયમાં કમિટી ફાઇનલાઇઝેશન ઓફ રિકમેન્ડેશન તરફ જવાની છે અને જે રિકમેન્ડેશન ફાઇનલ થાય, જે નિવારાત્મક પગલાઓ પૂર રોકવા માટેના વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી માટે થઈને એ જે ફાઇનલ થાય ત્યાર પછી એ સરકારમાં સાદર કરવામાં આવશે. એટલે જે આજવા સરોવર જે છે, મેં હમણાં જ કીધું એ પ્રમાણે જે અત્યારે 62 દરવાજા જે છે એ 211 ફૂટથી ઓપરેટ થાય છે. એ 211 ફૂટથી ઓપરેટ ના થઈ અને થોડુંક નીચે 5 ફૂટનો બફર મળે તો ઘણું બધું પાણી વધારે સંગ્રહ થાય અને એ પાણી અહીંયા ઓછું આવે. એટલે પૂરમાં કે વધારે વરસાદ પડે ત્યારે વિશ્વામિત્રીમાં એટલું પાણી ઓછું આવે અને એટલી ફ્લડની જો કદાચ આવવાનું હોય તો એટલી ઇફેક્ટ ઓછી આવે. એના માટે થઈને એક આગળ ડાઉનસ્ટ્રીમમાં એક ડેમ જેવું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું પણ એક રિકમેન્ડેશન આવ્યું છે. એમાં फाइनलिटी તરફ चर्चा ચાલી રહી है। गुजरात की वडोदरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों और दुकानदारों के बीच हंगामा देखने को मिला। वडोदरा में अक्षर चौक से सनफार्मा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान दुकानदारों और अधिकारियों के बीच बहस हो गई। शहर में अतिक्रमण विरोधी शाखा द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। आज अक्षर चौक से सनफार्मा रोड के मुख्य मार्गों और कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानों को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान सनफार्मा रोड पर कॉम्प्लेक्स की सीमा के अंदर लगे बैनरों को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया। दुकानदारों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अटलादरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी की गई। આ અમારી ફ્લોરેન્સ બિલ્ડિંગ છે, વર્ષોથી બોર્ડ લાગેલા છે અને આ લોકો અત્યારે અમને ના કોઈ નોટિસ ને અમને કોઈ કીધા વગર, ના જાણ કર્યા વગર ડાયરેક્ટ બિલ્ડરની હદમાં આવતી વસ્તુઓ બધી લોખંડની તોડી નાખી છે અને અમે પૂછીએ છીએ તો અમને કોઈ હકારાત્મક જવાબ ને પ્રોપર આન્સર આપી જ નથી રહ્યા. તોડીને ટ્રેક્ટરમાં ભરીને લઈ ગયા છે સામાન જે, અને આ જે વસ્તુ તોડી છે બિલ્ડરના હદમાં છે અને વર્ષોથી છે. એકબીજા પર ખો આપે છે ને એમને પૂછ્યું કે માપણી કરો તો એમણે માપણી નહીં કરીને બધું તોડીને લઈ ગયા છે. માંગણી એ છે અમારું જે નુકસાન થયું છે, જે અમે વર્ષોથી અહીંયા દુકાનની સામે બોર્ડ લાગેલા છે, તો એ લોકો રિસ્પોન્સિબલ હોવા જોઈએ કે આ પાછું બોર્ડ લગાવીને આપે. હવે નુકસાની આ બધા લોકોની, આ બધા દુકાનદારોની બધાની નુકસાની થઈ છે. આજે દબાણ શાખાવાળાઓ જે રીતે વડોદરામાં વિસ્તારો દબાણો તોડી રહ્યા છે, આપણો વિરોધ નથી દબાણ તોડવાનો. સનફાર્મા રોડ પર ફ્લોરેન્સ પ્રાઇડ છે કોમ્પ્લેક્સ, તમે જોઈ શકો છો. ફ્લોરેન્સ પ્રાઇડમાં આ કોમ્પ્લેક્સ પાછલા 10 વર્ષથી છે. કોમ્પ્લેક્સમાં રોડ અને રોડ પછી ફૂટપાથ, પેવર બ્લોક નાખ્યા પછીની કોમ્પ્લેક્સની જગ્યા છે. કોમ્પ્લેક્સની જગ્યાના કોમ્પ્લેક્સમાં દબાણ ના થાય, પોતાનું બોર્ડનું બ્રાન્ડિંગ ના થાય, એના માટે બિલ્ડર એ ટાઈમે જે તે ટાઈમે લોલીપોપ બનાવીને આપ્યા હતા. એ લોલીપોપ આજે નથી, એમની પાસે કોઈ નકશો છે, નથી કોઈ માપણી છે. આઈને લોલીપોપ તોડી નાખ્યા છે. તોડીને ફેબ્રિકેશન ભેગું કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે આ લોકો. મારો વિરોધ નથી કે તમે દબાણ ના તોડશો, પણ દબાણ જે છે એ લારી ગલ્લા છે કે ભાઈ કોર્પોરેશનની જગ્યામાં છે એને તોડો. પણ તમે આજે બિલ્ડિંગ, પ્રાઇવેટ બિલ્ડિંગ છે, એની પ્રાઇવેટ જગ્યામાં આવીને લોલીપોપ તોડીને, આજે લોલીપોપ ચેનલોની છે, જે રેલવેની ચેનલો કેટલી હેવી આવે છે એ ભેગી કરવાના કામો કરી રહ્યા છે. આ ફેબ્રિકેશનો ભેગું કરીને પછી એની હરાજી બોલાવવાની. તમે જેની વસ્તુ છે તમે તોડ નાખ્યું છે, ગુનો તો કર્યો જ છે, ભલે જ અમારી જગ્યા છે, તમે લગાવીને તો આપવાના નથી. અને એમનો વિષય એવો છે કે ભાઈ આ કોમર્શિયલ વાળાનું છે, કોમર્શિયલ વાળો કોઈ અધિકારી અહીં નથી, બરાબર છે. ત્યારબાદ કહે છે કે દબાણ શાખાએ તોડ્યો, પોલીસ કહે છે અમે નથી તોડ્યું. છે આખી ટીમ અહીંયા જ, પણ કોઈ પૂરતો જવાબ આપવા तैयार નથી. आज मनाए जा रहे भारतीय संविधान दिवस के मौके पर रेस कोर्स सर्कल पर स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पुष्पांजलि अर्पण की गई। भारतीय संविधान अपनाने के दिवस को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। वडोदरा के रेस कोर्स पर स्थित आम्बेडकर सर्कल पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा है, जहां वडोदरा कांग्रेस पार्टी द्वारा
बाबा साहेब की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान पढ़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संविधान के पालन की शपथ भी ली गई। कार्यक्रम में वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बाबा साहेब आंबेडकरे જે સંવિધાન બનાવ્યું એ સંવિધાનનો દિવસ છે એમને અને અમે આખી ટીમે સંવિધાન બનાવ્યું કોના માટે બનાવ્યું શાના માટે બનાવ્યું એના ઉપર જ્યારે નજર કરીએ છીએ ત્યારે એક નાનાથી નાનો માણસ છેવાડાનો માણસ જેના ચહેરા પર ઉદાસીનતા છાયેલી હોય જેને હક ના મળતો હોય લડવાની તાકાત ના મળતી હોય એવી લોકોને બળ આપ્યું તાકાત આપ્યું રિઝર્વેશન આપ્યું ઉઠવાની એક તક આપી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને એપ્લાય કર્યું। આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરનો સંવિધાન દિવસ હોવા છતાં પણ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને સાફ ના કર્યું। સત્તા પર બેઠેલા લોકોને ખબર નથી કે આ બાબા સાહેબ આંબેડકરની જ દેન છે। જ્યારે સંવિધાન દિવસ હોય ત્યારે દરેક લોકોએ સંવિધાનને બરાબર વાંચવું જોઈએ, સંવિધાનની રક્ષા કરવી જોઈએ। કોંગ્રેસના દરેક પાર્ટીએ દરેક કાર્યકર્તાએ એ સમજવું જોઈએ કે સંવિધાનના લીધે જ આટલી મોટી સત્તા મેળવી, આટલી મોટી તાકાત મેળવી, રાષ્ટ્રને એક કરી શક્યું અને મજબૂત બનાવવા માટે આ સંવિધાન બહુ કામમાં અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાને આ સંવિધાન સમજી અને અટલ રહી આ સંવિધાનની રક્ષા કરવી જોઈએ। એ ગુજરાત રાજ્યમાં ભાજપ 30 વર્ષ સત્તામાં છે, વડોદરામાં પણ 30 વર્ષ સત્તામાં છે। આજે આટલો મોટો દિવસ કે જે બંધારણની વિશ્વમાં વખાણ થતા હોય એ બંધારણનો દિવસ અને આટલો દિવસ સત્તા પક્ષ ભૂલી ગયું કે જાણી જોઈને આજે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને કોઈ સન્માનજનક કોઈ માન સન્માન નહીં। અમારા એક્સ કોર્પોરેટર રાજુભાઈ વાઘેલાએ માટી સાફ કરીને અમે ત્યાં ફૂલો એમના ચરણોમાં મૂક્યા પ્રતિમાને। એટલે આ ભાજપની માનસિકતા છે અને આ એમનો ઇતિહાસ છે। કારણ કે જ્યારે સંવિધાન બન્યું 26 નવેમ્બર 1949 એ સમયે 30 નવેમ્બરે ભાજપની વિચારધારાનું જે મુખપત્ર હતું ઓર્ગેનાઇઝર એમાં પણ સંવિધાનની વિરુદ્ધમાં આ લોકોએ ટીકા કરી હતી। એટલું જ નહીં, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર માટે પણ આ લોકોએ અપમાનજનક શબ્દો ભૂતકાળમાં કહ્યા છે। જ્યારે આ લોકોની કહેની ને કરણીમાં ફરક છે। ચૂંટણી આવે ત્યારે પોતાની વોટ બેંક ઊભી કરવા બંધારણ યાદ આવે, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર યાદ આવે ભાજપના નેતાઓને, અને આજે જે આટલો મહત્વનો દિવસ છે ત્યારે આ લોકો એને ભૂલી ગયા છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Technology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में भारतीय संविधान दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन सोसाइटी में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन बेहद यादगार और ऐतिहासिक था। यही वह दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। आज ही के दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि भारत सरकार हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन सोसाइटी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर नयना श्रीमाली, वडोदरा के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज चौहान समेत के अग्रणी मेहमान उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र में अव्वल आने वाली महिलाओं को सम्मानित कर बाबा साहेब द्वारा संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार की सराहना की गई। आज संविधान का 75वां दिन है। आज के दिन संविधान देश को सुपुर्द किया गया था, तो संविधान दिन की उजवनी के दिन हमने एक परिसंवाद रखा है। अलग अलग विषय पर अलग अलग वक्ताओं आज भाषण देने वाले हैं। इसमें हमने खास चुनौती ये ली है कि काफी महिलाओं को आमंत्रित करके समाज को इसके जानकारी, संविधान की जानकारी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट देके वो हम सबको संविधान के बारे में बताएंगे। आज का अध्यक्ष में हमने हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर नैना बेन श्रीमाली जी को बुलाया है। साथ में दुमार की सरपंच का सम्मान करने वाले हैं। तालुका पंचायत की सरपंच जो है महिला प्रमुख है, उनका भी हम आज सम्मान करने वाले हैं। बाबा साहब का संविधान का ये चमत्कार है, इसको हम आज सम्मान कर रहे हैं। આજે બંધારણ દિવસ છે, એટલે આજે એ રીતે મને અહીંયા અધ્યક્ષ પદ આપ્યું છે આજના કાર્યક્રમમાં। તો જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે ને જે સંઘર્ષો સાથે એમણે આખું જે સંવિધાન તૈયાર કર્યું, તો સંવિધાનના અલગ અલગ વિષયો અહીંયા અલગ અલગ મહિલાઓને અમે ફાળવ્યા છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી આવ્યા છે, જેમ કે આચાર્ય બેન છે, પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં ડોક્ટર છે, પછી એક જજ સાહેબ આવ્યા છે પોતે, તો એવા વિવિધ વક્તાઓને અહીંયા બોલાવ્યા છે અને એમના દ્વારા આજે બંધારણના અલગ અલગ વિષયો પર એ ચર્ચાઓ કરશે। એ ટાઈપનો આજનો આખો અપરિસંવાદ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका इंतजार सभी को है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मंगलवार को राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक ही है। नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय नहीं है, तब तक शिंदे कार्यवाहक CM रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक CM रहे। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। इसके बाद सहाद्री गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। भाजपा हाईकमान की ओर से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आज ही उनके नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। फडणवीस के CM बनने पर नई सरकार में पहले ही की तरह 2 डिप्टी CM होंगे। एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके मुखिया
एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने इससे इनकार किया है। गुजरात का बनासकांठा जिला पशुपालन और खेती पर आधारित है। यहाँ के पशु मालिक पशुओं को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ऐसे ही एक पशुपालक दलपत सिंह राजपूत ने वडगाम तालुका के धोता गांव में मूरा नस्ल के नागराज नामक भैंसे का पालन पोषण इतना बेहतर तरीके से किया है कि अब उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाई जा रही है। पशु मालिक रोज 2 टाइम भैंसे को स्नान कराकर तेल की मालिश करते हैं और उसे पौष्टिक खाना खिलाते हैं। रोजाना 15 किलो भोजन भैंसे को दिया जाता है, जिसमें तिल, गुड़ और चारा शामिल है। इस भैंसे का वजन करीब 1000 किलो है। कई बार पशुओं के मेले में और शादी ब्याह में भी यह भैंसा आकर्षण का केंद्र बनता है। राजस्थान के पुष्कर में पशुओं का मेला लगता है, जहां पूरे देश से अव्वल नस्ल के पशुओं को शामिल किया जाता है। जहां नागराज को भी ले जाया गया। करीब 15 से 16 भैंसे इस मेले में शामिल हुए थे, लेकिन मूरा नस्ल के नागराज ने पूरे भारत में दूसरा नंबर प्राप्त किया और उसकी बोली 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगाई गई। लेकिन पशु मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि पशु मालिक इस भैंसे से अच्छी ब्रीड के अन्य पशु तैयार करना चाहते हैं। हमें आ बच्चों अपना घरे ज उछेरेलू है नानपणथी ज। पछी अत्यारे 4 वर्षનું થઈ ગયું છે। हाल एनो वजन છે 1000 किलो। 9 મહિનું રાખેલું છે નાગરાજ। અને હમણો રાજસ્થાન પુષ્કર મેળો ભરાય છે। આખા ભારતમાં ફર્સ્ટ નંબરનો મેળો ભરાય છે। એમાં આ પાડાનો બીજો નંબર આવ્યો છે અને ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો। અત્યારે હાલ એને એક નાના બાળકનો ઉછેર કરો ને એવો અત્યારે ઉછેર કરીએ એ રીતના એની સંભાળ કરી રહ્યા છીએ અમે। અત્યારે હાલ દિવસનું ખોરાકમાં ગણીએ ને તો દિવસનું ઓછામાં ઓછો દોણો 15 કિલો થાય છે દિવસનો। અને 500 ગ્રામ તેલ અને મિનરલ મિક્સર પાવડર આપવામાં આવે છે। भैंसे को देखकर अमूमन लोगों को डर लगता है, लेकिन नागराज बेहद शांत स्वभाव का है। लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं और रील भी बनाते हैं, लेकिन नागराज कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। કહેવા જઈએ તો અમારું ધોતા લક્ષ્મીપુરા ગામ વડગામ તાલુકાના પશુ પ્રેમી અને પશુપાલક વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા અને પશુના ધંધા સાથે જોડાયેલા એવા શ્રી દલપતભાઈ તેજાજી રાજપૂત એમનું નાનપણથી જ એમનો પોતાનો પશુઓ સાથે પ્રેમ અને પશુઓ પ્રત્યે ખૂબ જ લગાવ હોવાથી એમણે એક આ બચ્ચું પાડાનું નાનપણથી ઉછેરેલું। 4 વર્ષની સખત મહેનત બાદ અત્યારે 4 વર્ષનો તમે પુખ્ત વયનો પાડો તમે જોઈ શકો છો। ફલીફ્રૂટ જોવા મળે છે આપણી આગળ। આ ભાઈને પુષ્કરની અંદર આખા ભારતમાંથી પશુ મેળો ભરાતો હોય ત્યાં આગળ ભાઈ લઈને ગયા હતા। ત્યાં આગળ ભારતની અંદર આખા બધા પશુઓ આવેલા, એમાંથી એના આખા ભારતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ ભારતમાં તો બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલો, ગુજરાતના લેવલે પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલો છે। બીજું પાડા કેટેગરીમાં જોઈએ તો પાડો એટલે આપણને પાસે જતા નજીક જતા ડર લાગે આપણને। જ્યારે આ પાડાની વિશેષતા એ છે કે પેલો શાંત સરળ સ્વભાવનો એકદમ શાંત, તો ગમે તે વ્યક્તિ અજાણી વ્યક્તિ પણ એની પાસે જાય તો એકદમ શાંત, કોઈ જાતનો હુમલો નહીં, કશું નહીં, એકદમ શાંત, રમાડવાની મજા આવે એ ટાઈપનો પાડો છે। અને આ ભાઈએ આ ટાઈપનું કરી અને અમારા ગામનું, અમારા તાલુકાનું, અમારા જિલ્લાનું
આખા સમગ્ર રાજ્યનું ગૌરવ વધારી લે છે. આની ત્યાં આગળ બ્રીડ બોલી 1.25 કરોડની બોલી ત્યાં આગળ બોલાઈ હતી, પણ ભાઈએ ત્યાં આગળ બોલી માન્ય રાખી નહીં કે મારે બોલી પાડો આપવો નથી. આ ભાઈની ઈચ્છા છે કે હું અહીંયા પાડો મારા ફાર્મ પર જ રાખું અને નવી બ્રીડ પેદા થાય એનાથી અને લોકોની સેવા થાય એના શોખ છે એનો. બચ્ચાને જેમ ઉછેર કરો એટલે ભાઈને વેચવાની કોઈ ગણતરી. गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामला जी में लाइट एंड साउंड शो का आकर्षण भक्तों को काफी लुभा रहा है. गुजरात के अरवली जिले में सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामला जी है, जहां भक्तों की गहरी आस्था है. अरवली जिले के हरियाली पर्वतमाला के बीच यहां भगवान शामलिया के खूबसूरत दर्शन करने देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं. इस मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया गया है. 6 करोड़ 50 लाख के खर्च से तैयार ये लाइट एंड साउंड शो पूरे गुजरात का सबसे पहला सोलर एनर्जी संचालित शो है. यहाँ भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं और कथाओं को लाइट एंड साउंड शो 3D प्रोजेक्शन मैपिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर दर्शाया जा रहा है. वाइब्रेंट कलर और हाई क्वालिटी साउंड आधारित ये शो प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. आज 26 नवंबर से रोजाना शाम 6:45 बजे यह शो सभी को निशुल्क दिखाया जाएगा. गुजरात के पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा यात्रा धाम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, गिरनार, बहुचराजी, डाकोर, पालिताना, शामळाजी में विभिन्न आकर्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसी के तहत शामळाजी में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है. शामळाजी या कहे श्री कृष्ण चरवाहे के रूप में दर्शाए गए हैं, जहाँ उनके साथ गौ माता की भी पूजा की जाती है. वैष्णवों के लिए शामळाजी मंदिर पूरे भारत में 154 प्रमुख तीर्थों में से एक है. आज हरी धेनु चराए, आज हरी धेनु चराए आवता. मोर मुकुट परमार विराजा. गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा दूसरे रेसिडेंट डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. एसएसजी के सर्जिकल वार्ड में रेसिडेंट डॉक्टर समीर ने डॉक्टर रूहुल अली सैयद से मारपीट की, जिस पर कार्यवाही की मांग की गई है. एसएसजी हॉस्पिटल में सर्जरी रेसिडेंट, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट, और आज सुबह अराउंड 9 बजे मैं जब हमारे जो वार्ड के पास से कंप्यूटर रूम है वहाँ पे प्रिंट निकाल रहा था, और मेरा कलीग डॉक्टर समीर वो आए थे और उन्होंने मुझे धक्का दिया और फिर दाढ़ी खींच के दीवार के अगेंस्ट और जमीन को पछाड़ा. बहुत ज्यादा कर रहा है, इसके लिए जरूरी है इसको लाइट में लेना और ऑफिशियली बताना, क्योंकि 1 साल से वो मुझे परेशान कर रहा है. और ये एसएसजी में R1 की पोजीशन पे है और 1 साल हो गया है, और इसके जो कलीग है उसके साथ पहले से ही इसका प्रॉब्लम चल रहा है. और ये लड़का ऐसा है नहीं, ये सीधा लड़का है, कभी किसी को बोलता है. और हम भी कैरियर कॉन्शियस लोग हैं, तो कैरियर के हिसाब से हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज हद हो गई, हाइट हो गई. तो उसको धक्का मारा, असॉल्ट किया है और उसको पेन से वो करा है और हाथ में भी मारा है और कमर यहाँ भी है, रीढ़ पे भी लगा हुआ है. तो उसके हिसाब से हमको ऐसा लगा कि अब एक्शन लेना जरूरी है. बाकी अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे. हम चाहते हैं कि बस उसको इंसाफ मिले कि बच्चे को कुछ भी करके, यानी ऐसा हो कि यार अभी 3 साल है, वो बच्चे के 3 साल है, वो ऐसे स्पॉइल ना हो जाए. ऐसे कोई असोल्ट करता रहेगा तो वो पढ़ाई छोड़ देगा अपनी, और कुछ नहीं. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. शादी ब्याह में हो रही लाखों की फिजूल खर्ची के बीच गुजरात के अरवल्ली के मेघरज में एक अनोखी बारात निकाली गई। गुजरात में इन दिनों शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हाथी, घोड़ा, महंगी कार और बग्गी से लेकर हेलीकॉप्टर तक में बारात निकाली जा रही है। लेकिन अरवल्ली जिले के मेघरज के इसरी गांव में एक अनोखी शादी देखी गई, जहां दुल्हा महंगी गाड़ी के बजाय प्राचीन संस्कृति को जीवंत रखते हुए बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचा। सुंदर रूप से सजाई हुई बैलगाड़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। आज के युग में बैलगाड़ी विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में इसरी गांव के जयेश भाटिया ने अपने बेटे हर्ष की शादी में सजे हुए बैल और सजी हुई बैलगाड़ी में बारात निकालकर पुरानी परंपराओं को उजागर किया। વરઘોડો છે અથવા દેવદર્શન એનું નામ અમે આપ્યું છે, કારણ કે વરઘોડો કહીએ તો પાછો ઘોડો વચ્ચે આવે, એટલે મેં એને દેવદર્શનથી ઉપમા આપી. અને એ ઉપમા આપવાનું મેઇન કારણ એ કે છેલ્લા હું 10 વર્ષથી જોઈ રહ્યો છું કે દિન પ્રતિદિન આર્થિક રીતે નબળો હોય કે સદ્ધર હોય, પણ એ લોકો વરઘોડાની અંદર અથવા બેન્ડબાજાની અંદર અથવા ડીજેની અંદર એટલા બેફામ ખર્ચા કરે છે કે એ લગભગ એના પ્રસંગ પછી 8-10 વર્ષ સુધી એ મૂંઝાયેલો રહે છે. અને નંબર 2, સૌથી અગત્યની બાબત તો એ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ દિવસે દિવસે ભૂસાઈને ખલાસ થઈ ગઈ. એટલે મારા માઇન્ડની અંદર 1 વર્ષથી વિચાર ચાલતો હતો કે મારા બાબા હર્ષના મેરેજ જ્યારે આવશે ત્યારે હું એવું કંઈક કરીશ કે ખર્ચો તો ઠીક છે, પણ આવનાર પેઢી અને વર્તમાન પેઢીને ખબર પડે કે આપણા વડવાઓ બાપ દાદાઓ કેવી રીતે જાન લઈને જતા હતા અને કેવી રીતે પરણતા હતા. એટલે મને એક વિચાર આવ્યો ભાઈ ચલો બળદગાડું કરીએ અને એને ઇકો ફ્રેન્ડલીથી સજાઈએ અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે સમાજને એવો આપણે ઉપદેશ આપીએ કે આપણી રસ્તે ચાલે અને આર્થિક રીતે બોझની અંદરથી બચી એમનું ભાવિ ઉજળું બનાવે. आजकल के युवा भी महंगी महंगी गाड़ियों में आधुनिक रूप से बारात निकालना पसंद करते हैं, लेकिन हर्ष भाटिया ने अपने पिता की सोच को साकार करते हुए बैलगाड़ी में बारात निकालकर पुरानी परंपराओं को कायम रखा। દેવ દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. બધા વરઘોડાનું નામ લે છે
વરઘોડા રીતે ડીજેમાં ને એ રીતે નીકળે છે, પણ મારા પપ્પાના વિચારો એવા હતા, મારા પપ્પાની ઈચ્છા એવી હતી કે આપણે જે જૂની રીતો છે, જૂના સંસ્કારો છે એ પાછા લાવીએ. એટલા માટે બળદગાડું શણગાર્યું છે અને બહુ જ ઉત્સાહ છે એને લઈ કે બળદગાડું શણગાર્યું છે. બહુ સારી રીતે મારા ભાઈઓએ, મારા જીજાજીઓએ ભેગા થઈ અને ખૂબ જ મને ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે જે સમાતો નથી. અને મારા પપ્પાની ઈચ્છા પૂરી થઈ રહી છે અને પ્લસ આપણા જૂના જે સંસ્કારો છે, રીતિ रिवाजों છે, પાછા આવી રહ્યા છે. गुजरात के वडोदरा जिला के पवित्र तीर्थ धाम चांदोद के कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में विधायक शैलेश मेहता ने अपने जन्मदिन के मौके पर दर्शन किए। बड़ोदरा के डभोई के विधायक शैलेश मेहता राजकीय अग्रणी के साथ साथ सामाजिक रूप से भी काफी अग्रसर हैं। उन्होंने डभोई के लिए काफी काम भी किया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर विधायक शैलेश मेहता और गुजरात ब्रह्माशक्ति जागृति मंच की अध्यक्ष मीना मेहता ने नर्मदा किनारे पर पौराणिक तीर्थ स्थल करनाली के प्रसिद्ध कुबेर भंडारी मंदिर पहुंचकर दर्शन के साथ साथ पूजा, अभिषेक और दिव्य आरती का लाभ लिया और इस मौके पर डभोई की जनता की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर मंदिर में केक काट कर जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंदों को ब्लैंकेट, धोती इत्यादि वस्तुओं का वितरण भी किया गया। आज रोज उत्पत्ति एकादशी जेनो महिमा 1011 करोड़ ये बराबर आए આજની 11 આજે કુદરતી વદ એકાદશી નિમિત્તે વર્ષોથી અહીંયા આવતો હું છું. આજની એકાદશીનો પ્રસંગ અને સાથે સાથે આજની તારીખે જન્મદિન અને આજની શરૂઆત કુબેર દાદાના આશીર્વાદથી કરી છે. અને ડભોઈ વિધાનસભા નહીં પણ કોઈના હૃદયમાં ઉત્પાત ના થાય, કોઈના મગજનો ઉત્પાત ના થાય અને તમામના શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે એવી પ્રભુ દ્વાર કુબેર દાદા પાસે प्रार्थना करी है। गुजरात के वडोदरा में स्थित वाघोड़िया ब्रिज पर सड़क हादसे की घटना सामने आई है। वडोदरा के वाघोड़िया ब्रिज पर हुए हादसे में एक कंटेनर इको कार और ब्रेजा के बीच हुई टक्कर के बाद कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर कैबिन में फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पानीगेट फायर स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। सीनियर सब फायर ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि कंटेनर में फंसे दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। यह हादसा वाघोड़िया ब्रिज पर हुआ, जहां RJ14GN2757 नंबर का कंटेनर GJ22M625 नंबर की इको कार और एक ब्रेजा गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर कैबिन में फंस गए। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कटिंग टूल्स की मदद से दोनों को बाहर निकाला। वहीं ब्रेजा और इको के ड्राइवरों को चोट नहीं आई। घटना के बाद कपुराई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति संभाली। हाईवे पर बने ट्रैफिक जाम को हटाने का काम किया गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्यवाही से घायलों को समय पर मदद मिल गई। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ VNM टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज भारतीय संविधान दिवस, हर भारतीय के लिए गौरव लेने जैसा दिन, क्योंकि आज के ही दिन भारत में संविधान लागू हुआ था और भारत के हर नागरिक को संविधान के तहत चलना पड़ता है। आप सोचिए कि घर में भी 4 लोग होते हैं, वो नियम के मुताबिक नहीं चलते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है वो इस कदर का है कि हम सबको उस संविधान के दायरे में रहकर ही हर काम करना पड़ता है। आज से 75 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया और उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में बनाया और उसमें संशोधन की भी उन्होंने काफी गुंजाइश रखी थी, जिसके तहत काफी संशोधन हुए भी हैं। लेकिन आज उस पर चर्चा करेंगे कि संविधान में बदलाव आखिरकार कितना जरूरी। इसे पिछले लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया गया और खूब जोरों शोरों से इस पर बात की गई, संविधान बदलने की। क्या संविधान सही मायनों में बदलने की जरूरत है? अगर बदलाव की जरूरत है तो क्या क्या बदलना चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में जब 75 साल पहले बना था संविधान, तब का माहौल कुछ अलग था और अब 75 साल बाद देश उन्नति की दिशा में जब आगे बढ़ गया है, तब उसमें कितना बदलाव होना जरूरी है, उस पर आज मनोमंथन होगा। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आप सबको रूबरू करवा देती हूँ और उसके बाद इस गंभीर मुद्दे को गंभीर रूप से चर्चा में आगे ले जाएंगे कि आखिरकार संविधान में बदलाव कितना जरूरी। चलिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश सोलंकी जी जुड़े हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी स्वागत है।
और मेरे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंभाता जी जुड़ी हैं। रुझान जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बधाई, देशवासियों को भी बधाई और सारे दर्शकों को भी बधाई, क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद खास है। मैंने पहले ही बताया, एक व्यक्ति को दायरे में रखने वाला संविधान है। संविधान वो किसी भी देश का प्रमुख एक शासन का आधार होता है और उसी आधार पर देश चलता है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बदलाव की जरूरत आती है, लेकिन क्या सोचते हैं राजनीतिक दल और क्या सोचते हैं आम नागरिक, ये आज जानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी नीलेश जी जुड़े हैं। नीलेश जी, छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम सभी मेहमानों की ले लेते हैं और फिर इस पर अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। क्या सोचते हैं सर, संविधान में बदलाव आज के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी? नीलेश जी। जी नमस्कार वीएनएन न्यूज में जनता को। आज संविधान दिवस है जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है और ये 1947 से आज तक, मतलब 2015 से ये संविधान की जो मनाने की, जो उसको बंधारण में उसको लिया कि पूरा दोनों सदन, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और पूरे संसद में एक प्रोग्राम का एक शुरुआत की। 2015 से मोदी जी के शासन में ये शुरू हुआ। बंधारण में आज तक अभी तक 126 जितने कुछ बंधारण शुरुआत की है कि नेहरू जी ने शुरुआत की। फिर जैसे जैसे उसकी मांग थी, बंधारण का एक फॉर्मेट रहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बंधारण लागू किया। वो बंधारण में समय पर जो मांग है, जो जनगणना है, जो ज्ञाति है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो 49 और 51 जो आरक्षण है, वो आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बख्शीपंच और जनरल कास्ट, उसमें आप कुछ भी करके 1% भी किसी को दे नहीं सकते। हाँ, बंधारण में ऐसा संशोधन है कि समय समय पर अगर ईबीसी बोलते हैं कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होता है, उसमें आप दे सकते हो। तो बंधारण अनुच्छेद 368 में एक बंधारण है कि जिसमें राज्यों को वो बंधारण में उसको वो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अपना जो प्रिंसिपल बंधारण है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन ये गलती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में किया और 18 महीने तक ये बंधारण का गला घोटा और इमरजेंसी जैसी ला दी। दूसरा एक बंधारण उन्होंने एक अनुच्छेद एक ऐसा चेंज किया कि संसद में जो कानून बनता है उसको न्यायपालिका अपनी सर्वश्रेष्ठ होती है, जो कानून से भी ऊपर रहता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बंधारण में सबसे बड़ा उन्होंने उनके टाइम पे चेंज किया जो आज तक है। जहां तक मैं बोलूं कि ओबीसी कमीशन नहीं था भारत में, तो मोदी जी के शासन में ओबीसी कमीशन लागू किया। जहां तक बंधारण में जो समय की मांग, ज्ञातिगत मांग, जितने हमारे युवाओं को, हमारे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग है, उनको मध्य प्रवाह में लाने का मोदी जी ने बेहतरीन काम किया। ठीक है कि समय समय पर श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और बंधारण खत्म करने की बात किया है और पब्लिक डोमेन में भी है। बंधारण की वो किताब दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें वो उनका क्या परिप्रेक्ष्य रहता है। तो हमारे दोनों सदन में, हमारा आज के टाइम में हमारा स्वदेश में एक संसद बना हुआ है जो दोनों सदन वहां पे है, तो वहां पे भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और वहां पे स्वदेशी जो उद्घाटन हुआ था उसमें भी कांग्रेस नहीं आई थी। तो जहां तक बंधारण का कुछ भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले कांग्रेस वहां पे वॉकआउट करती है। आज दोनों सदन में स्वदेशी सदन जो बोलते हैं कि भारत में निर्माण किया है, आत्मनिर्भर जो किया है, वो दोनों सदन में भारत के मंदिर में भारत की जनता के लिए, गरीबों से लेके हर ज्ञाति के लोगों के लिए एक बंधारण आज की संसद में कार्यक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक ही मंच पर दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को यहाँ प्रश्न नहीं है। संविधान में आज के परिप्रेक्ष्य में कितना बदलाव है, ये बात जानने की जरूरी है, छोटे शब्दों में, ताकि हम मेहमानों की सर और प्रतिक्रिया ले सके। नहीं, जरूरी है कि जहां तक वो लाभ
जो हमारे बंधारण में भीमराव अंबेडकर जी ने जो बंधारण में जिनको ध्यान में रख के जो उसका जो तैयार किया था, वहां तक अगर सरकार नहीं पहुंची है तो बंधारण में वो चेंजेस जरूरी है, और वो भी परमिशन दोनों सदन की होती है। जिसके पास बहुमत होता है तो वो लागू करती है, जिसके पास बहुमत नहीं होता है तो वो बिल वहां पे पास नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि 2019 के बाद 33% महिला आरक्षण जो हमारी सरकार ने परिपूर्ण पास किया, अभी वो अगले लोकसभा में लागू करेंगे। तो जहां पे भी वो जरूरी है, समय की मांग के आधार पे, ज्ञातियों के मांग पे आधार पे लोगों की जरूरत है, तो समाज को मध्य प्रवाह में लाने के लिए ये चेंजेस जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर जी जुड़े हैं। सागर जी, पहले कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए, विधान जी के पास भी चलेंगे और उसके बाद आप अपना पूरा जो व्यू है वो रख सकते हैं। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को जय संविधान। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। संविधान मतलब कायदा, कानून, न्याय, कलम, एक्ट, जिसके तहत इस देश में अब राज्य चलेगा। 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों का राज रहा। उसके पहले हमारे देश में राजाशाही थी। आप राजाशाही को सामंतशाही बोल सकते हैं, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, मोनार्की बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, क्योंकि राजा जो होता है वो जो चाहता है वही कानून होता है। नो डाउट, राजाओं के दरबार होते थे, उनके दरबारी होते थे, उनके मंत्री होते थे, लेकिन सब कुछ जो कुछ भी होता था वो जो इस देश में जो अलग अलग प्रकार के रजवाड़े थे, जो आजादी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ कुछ कुछ रजवाड़ों के लिए नेहरू जी भी जुड़े थे, तो उन लोगों ने सारे रजवाड़ों को एक कर दिया। उस दिन जीत हुई संविधान की, कायदा की, कानून की, कलम की, एक्ट की, नियम की, रूल्स की, रेगुलेशन की, और एक आम आदमी भी अब अपनी आवाज उठा सकता है, क्योंकि राजाशाही में यह मुमकिन नहीं था। पॉसिबल है कि राजा उस पर कोई भी एक्शन ले सकता था, तो राजा ही कानून था, राजा ही कायदा था, राजा ही संविधान था। उस पूरे जो माहौल को 200 साल की गुलामी के बाद जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, क्योंकि जो हम पर सत्ता काबिज करके बैठे थे वो अंग्रेज, हमने क्यों अंग्रेजों का जो कायदा कानून था उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो राजाशाही थी, तो राजा के नियम के मुताबिक अगर संविधान बनेगा तो वो तो राजाशाही जैसा ही होगा। लेकिन जहां पर पढ़े लिखे लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, जो लॉयर्स थे, जो कायदा को पढ़ चुके थे, और खास करके कांग्रेस की बात करें तो श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और बाबा साहेब आंबेडकर, ये सारे उस वक्त 100 साल पहले विदेशों में जाकर या किसी भी तरह से एडवोकेट बने थे। आपको जानना चाहिए कि those people were so educated, है ना। 100 years back when those people went to foreign and took the degrees of advocacy, lawyer और कायदा कानून के जानकार बने थे, और उन लोगों ने देखा कि इनके यहाँ रहने से कुछ बदलाव आए हैं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी दूषण प्रचलित थी, जैसे बच्ची अगर पैदा होती थी तो उसे दूध के अंदर डुबोकर मार दिया जाता था। बच्चियों को एक कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भार माना जाता था। राजस्थान जैसे और कई प्रदेशों में औरतों को सती बनना पड़ता था कि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जलती हुई चिता में उसकी पत्नी को जल जाना पड़ता था। देवदासी जैसी प्रथा साउथ में बहुत फेमस हो चुकी थी, जहां पर एक औरत को एक पुरुष प्रधान देश देव को दे देता था कि भाई भगवान की सेवा में। फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता था ये पूरा देश जानता है। कुछ ऐसी जातियां थी इस देश में, बैकवर्ड क्लास की अगर हम बोल सके तो, उनके ऊपर ऐसे रूल्स थे कि वो अपनी ब्रेस्ट को, उनकी औरतें उनकी ब्रेस्ट को ढक नहीं सकती थी, है ना। तो ऐसे कई दूषण थे भारत में। तो ये दूषण क्यों सालों तक भारत में रहे, और जातिवाद तो था ही, 4 की वर्ण व्यवस्था थी, ये सब बहुत सारा था कि किसी को आप शूद्र कहते थे, किसी को ब्राह्मण कहते थे, किसी को क्षत्रिय कहते थे, किसी को ये सब कहते थे। तो ये जातिवाद तो पहले से था। चलिए, जातिवाद तक तो ठीक है कि वो हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों में लिखा हुआ था तो उसको फॉलो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे, जैसे मैंने 3-4 उदाहरण दिए कि ऐसे दूषण भी हमारे भारत में प्रचलित थे।
अंग्रेजों ने उन दूषणों को समाप्त किया। अंग्रेजों ने इस देश में कुछ विकास भी किया, रेलवे को लेकर, फिर कुछ ऐसी खोज उन्होंने की, प्लेन बनाया, ये वगैरह सब बहुत कुछ उन्होंने किया। तो जब दुनिया में हम किसी से कुछ लेते हैं तो क्या लेते हैं? जहां पर कुछ श्रेष्ठ हो उसको लेना चाहिए, उसको गुलामी नहीं बोलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बीच में दे देता हूं कि भाषा की बात करें तो आप जर्मनी की भाषा फटाफट सीख जाएंगी? नहीं सीखेंगी। आप रशियन लैंग्वेज फटाफट सीख जाएंगी? नहीं सीखेंगी। आप जापानीज सीख सकती है, आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो उसके लिए इजी से इजी लैंग्वेज कौन सी होती है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज का खिताब मिला है। हमारे भारत में अभी हिंदी के ऊपर चर्चाएं हो रही है, लेकिन अंग्रेजी तो वर्ल्ड लैंग्वेज है। तो इसका मतलब कोई अगर भारत में अंग्रेजी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी की गुलामी छोड़ गए। अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, वो वर्ल्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट की गई है, क्योंकि उसमें एबीसीडी होती है, सीखने में बहुत सरल और इजीएस्ट होता है। तो ये कायदे कानून के हिसाब से देश चलता है, इसीलिए हमारे देश ने ये संविधान लागू किया। बाबा साहेब आंबेडकर का एक सूत्र था, कब होगा? जब इस देश में कुछ प्रॉब्लम थे, समस्या थी, तभी थी कि मेरी जाति कौन सी है ये मैं तय नहीं कर सकता, मेरा जन्म किस जाति में हुआ है ये मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत कैसी होगी वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। और कांग्रेस ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब आंबेडकर में मतभेद थे बहुत सारे ओपनली, फिर भी कांग्रेस ने आजादी के बाद बाबा साहेब आंबेडकर को संविधान बनाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया और उनकी पूरी एक समिति थी जिसमें 200-250 लोग थे, और उन सभी लोगों ने मिलकर इस देश का संविधान बनाया। तो आज बाबा साहेब आंबेडकर की मृत्यु के बाद उन्हें लोग एक संविधान के निर्माता के तौर पर मानते हैं, और छोटा व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास का हो, उसे संविधान को मानना पड़ता है। तो बाबा साहेब आंबेडकर ने जो बोला था कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरी मौत मैं तय करूंगा। तो ये संविधान ने आज उनकी मौत को तय किया है कि आज बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को सबको मानना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था एक अंग्रेज को कि तुमने मुझे तुम्हारी गाड़ी से निकाला है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे देश से खदेड़ कर निकाल दूंगा। फिर उन लोगों को खदेड़ा। तो ये जो कहने वाले थे, पढ़ने वाले थे, पढ़ाई की थी, लॉज जानते थे, कायदा जानते थे, एडुकेटेड थे, उन्होंने ये संविधान बनाया और आज देश 75 साल से चल रहा है। तो संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, संविधान में सुधार की अगर जरूरत हो तो संविधान को बार बार सुधारा जा सकता है, लेकिन उसको बदलने की बात ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बना है वो सोच और समझ के साथ बना है, कायदे के साथ बना है, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। तो इसको बदलना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़े वक्त पर तो उसको सुधार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी सागर जी, सुधार की बातें हमारे साथ रुझान जी जुड़ी हुई हैं। रुझान जी, अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। और हमने बीजेपी को भी सुन लिया और कांग्रेस को भी सुन लिया। एक आम नागरिक क्या सोचता है संविधान के बारे में? क्योंकि मुझे पता है एक आम नागरिक के रूप में आप सोचती हैं और अपने विचार व्यक्त करती हैं। जी मैम, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहूंगी, पहले तो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो धर्म है, मेरा मानवता मेरा धर्म है, ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन। और अगर मुझे पूछा जाए कि मेरा ग्रंथ क्या है, तो मेरा ग्रंथ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, हमारा भी खुद की बुक है, जैसे रामायण और जैसे गीता होती है, हमारी बाइबल होती है, ऐसे हमारी भी बुक है जिसका नाम है अवस्था। लेकिन फिर भी वो अवस्था मेरे रिलीजियस बिलीफ्स के लिए मेरी बुक है। बट व्हेन आई एम लिविंग इन अ कंट्री इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरी रिलीजियस बुक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। छोटे से हम बड़े हुए, हमने जो प्रियम्बल जो हमारा संविधान का है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे लोगों को पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की, सबको इक्वालिटी है, बहन भाई सबको अपनी इक्वालिटी है, बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है, ताकि हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हर आदमी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन रख सके। ये सब हम वो सब सीख के बड़े हुए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसका मतलब ये बता दो कि सोवेरेन का मतलब कि भाई हम हमारे खुद की गवर्नमेंट है, कोई दूसरी कंट्री उस पे हमें नहीं सिखाएगी कि भाई तुम ये करो वो करो। सोशलिस्ट यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, इंडस्ट्री, जो भी, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है देश को बढ़ाने के लिए। सेक्युलर का मतलब वी आर, हम कोई भी आदमी, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेट अस एक्सेप्ट दैट। ये हमारा संविधान कहता है, मैं नहीं कहती हूँ।
कि भाई कोई भी आदमी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है और डिग्निफाइड रीत से रिस्पेक्टफुली फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं छुप छुप के नहीं, क्योंकि हमें पता है हम लोग जब हम लोग यानी पारसी, तो सबको हमारी स्टोरी तो पता ही है कि हम भी प्रोसिक्यूटेड हुए थे, हम भी भाग के आए थे गुजरात में, गुजरात के शोर पे, हमें भी यहाँ पे शर्म नहीं देती। तो कहने का पर्पस क्या है कि वहां हमें इनिशियली जब हमारे वहां अत्याचार हो रहे थे तब हमको भी हमारा रिलीजन छुप छुप के फॉलो करना पड़ता था, फिर वहां से भाग के यहाँ आए और हमने जो भी वो तो सारी स्टोरी सबको पता है, उसमें भी नहीं पढ़ना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दैट इज सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि हाउ एवरीबॉडी कैन फॉलो देयर रिलीजन। डेमोक्रेटिक तो पता है कि इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हायरार्की, जिससे भी बात की कोई राजा रजवाड़ा कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन हमारा जो लोग इलेक्ट करेंगे ऐसा है, जो कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अनफॉर्चुनेटली अभी उसमें तो सब लफड़ा हो रहा है, लेकिन अभी उसमें अभी नहीं पढ़ना है, अभी मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। सो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल बता दिया छोटे में, क्योंकि हम तो इतना ही फिर पढ़ने के लिए वी आर नॉट लॉयर्स के एक्सपर्ट्स के, हम लोग ये जैसे आगे सर ने बताया कि जो भी सब एक्सपर्ट्स ने बनाया अपनी रीत से अच्छा ही बनाया है, अभी तक तो चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। 106 मैंने अभी विकिपीडिया से पुल किया कि भाई कितने अमेंडमेंट आए थे, 106 अमेंडमेंट है, जो लास्ट अमेंडमेंट मुझे याद है क्योंकि मेरा फेवरेट था और मैंने अभी वापस पढ़ा भी कि भाई वुमेन का 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। अच्छी बात है, ये तो हम कब से मांग रहे हैं, अभी 2024 तो जो भी था कहा था कि भाई नेक्स्ट 28 में आएगा, क्योंकि वो पूरा सर्वे बाकी है जो 2011 के बाद, वो कौन सा सर्वे कहते हैं मैं भूल गई, एक होता है सर्वे, बहुत बड़ा सर्वे होता है, 2011 के बाद इंडिया में हुआ ही नहीं है, जो आई एम सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, लेकिन ठीक है चलो। तो कहने का पर्पस ये था मैडम कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि होता क्या है कई बार ये नो अभी हुआ क्या है, वर्ल्ड वॉर, नॉट जस्ट इंडिया की मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, वर्ल्ड वॉर में भी देखो तो हर कंट्री में हर उसमें सब जो गवर्नमेंट से अपने रीच अपने पावर दिखाना चाहती है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर। अब सुपर पावर बनने के लिए दे आर यूजिंग द नेगेटिव थिंग्स लाइक लेट्स से यूजिंग थिंग्स लाइक वॉर के जो भी सब होता है, तो अल्टीमेटली और लोगों को दबा के रखने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर आप कोई भी कंट्री में भी देखोगे, मोटा मोटी भले ही सब कंट्री विकास की बात करेगी, ग्रोथ की बात करेगी, इकोनॉमी की बात करेगी, सब बात करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां के लोगों को पूछा जाएगा तो अदर देन वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वो सब वो अपनी जगह है, वो हैप्पीएस्ट कंट्री की अपनी जगह स्टोरीज होती है। लेकिन कहने का मतलब ये मैडम कि एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट, एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो देयर सुपर पावर। तो हमारी वो इंडिया भी सोचेगी भाई हम भी क्यों पीछे पड़े हैं। हमारे इंडिया के पास तो पॉजिटिव बात क्या है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई यंगेस्ट कंट्री हो तो वो इंडिया है। तो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ को वो करना चाहिए, हार्नेस करना चाहिए, उनका एनर्जी हार्नेस करनी चाहिए, क्रिएटिव हार्नेस करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, बट उनको अलग रीच से हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेम्स, जो जिस चीज से मुझे नफरत है, बट फिर आई कांट गो बियॉन्ड दैट। कमिंग बैक टू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो करे, जो मैंने आपको अपना वो बता दिया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। अब उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर पहले डिफाइन नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे होकर सब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है कि भाई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो जो भी वो जो क्योंकि मुझे 1-2 केसेस बीच में याद है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होना था, जो थैंक्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चेंज हो पाए थे। सो अच्छी बात थी, क्योंकि होता क्या है कि अपनी जगह पे अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे अगर लोकसभा देखो, राज्यसभा बोलो, तो ज्यादातर डिबेट नहीं होता है मैडम, अगर आपने देखा हो तो हंगामा हो जाएगा, जो पहले भी बात हुई कि कहीं कोई पॉइंट पे हंगामा, क्योंकि डिबेट हैज टू बी सच अ थिंग कि उसको दोनों साइड को सुनना चाहिए। जैसे मुझे पता है, तब तो मैं छोटी थी, लेकिन मैंने तब इतना टीवी वीडियो भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ अपने अटल जी थे, मनमोहन जी थे, उनके डिबेट्स से नहीं, राज्यसभा लोकसभा की बात करी, थोड़े टीवी में देखे थे, दूरदर्शन पे आते थे, तो इट वाज अ वेरी वेरी लॉजिकल, पूरा रिसर्च होकर रखा जाता था, एंड देयर वाज अ जेन्युइन थिंग कि भाई हमें देश की तरक्की करनी, जेन्युइनली दिखाने के लिए देश खतरे में है, धर्म खतरे में, ऐसा दिखाने वाली बात नहीं थी मैडम, जेन्युइनली थी। अनफॉर्चुनेटली वो भी कोई भी पार्टियों नहीं होता है, लेट अस एक्सेप्ट दैट, कोई भी पार्टियों, क्योंकि आज की तारीख में क्या हुआ है कि ज्यादातर वो होल्ला हुल्लड़ गोलिज्म ये होता है। So coming back, why I'm trying to say this, इसलिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक्स टू दैट एटलीस्ट ये जो 106 अमेंडमेंट हुए, जो अब उसमें सही गलत तो मैं आई एम नॉट अ पर्सन टू टेल ऑन दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी हुए वो काफी कंट्रोल में हुए। आज की तारीख में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, वो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे लेंगे क्या होना चाहिए चेंज, मेरे पास उतने सारा नहीं है ज्ञान, लेकिन जितना होगा छोटा मैं बताऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मैडम आज की तारीख में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने आज तक हमारे जैसे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया है, वरना मैं सच्ची बोलती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता, और क्या होता है आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है अभी रखो भाई, बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ना नहीं है, वरना सब धंधे लग जाएंगे। जी
बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जो है संविधान वो बहुत सोच समझकर और सालों आगे की सोच के साथ बनाया गया है। अब यानी बेसिक स्ट्रक्चर में तो बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब देश की जो स्थिति है काफी बदली है, लोगों की स्थिति जो काफी बदली है, कई समाज कई धर्म के लोग काफी आगे आए हैं और ऐसे में छोटे मोटे बदलाव जो होते हैं उस पर उतना ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना दिया जाता है, ये मेरी समझ से परे है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं नीलेश जी। नीलेश जी, संविधान में बदलाव अगर जरूरत है, अगर भारत के नागरिकों के हित में है, तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्या सब मिलकर बैठकर कि हाँ ये महिलाओं के लिए अच्छा है, इसको पारित किया जाए, क्या इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता? क्यों हम बहुत सारे संसद के जो सत्र हैं इसी हंगामे की भेंट चढ़ते हुए देखते हैं कि नहीं, संविधान में बदलाव नहीं होगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो संविधान होता है, जो आरक्षण होता है, उसकी पॉलिटिकल यूज शुरुआत किसने की? गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने। 10 साल तक पॉलिटिकल आरक्षण की बात हुई थी, 10 साल तक, और 10 साल तक वो बात हुई थी जो ज्ञातियों को प्रमोशन, जॉब, उसके जितने भी भत्ता है वो 10 साल तक ही थे। पॉलिटिकल का कोई नहीं था। बंधारण में ऐसा उल्लेख है कि मात्र 10 साल के लिए जो जॉब है, ये है, वो कंटिन्यू है, लेकिन 10 साल तक पॉलिटिकल में आरक्षण दिया था। लागू 70 साल तक किसने किया? मात्र कांग्रेस ने। मात्र ये जो पिछड़ी जातियों को यूज किया, मिसयूज किया, यूज नहीं मिसयूज किया कि उसको बांटे, जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते थे वही उन्होंने किया। आपको सुनने में और इतिहास में आपको लगेगा कि नहीं ये सच है कि नेहरू अपने हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो निराशा के साथ मैं बोलता हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर को हराने के लिए 2 बार प्रचार में गए। क्यों? सर पुरानी बातों को छोड़िए, सर पुरानी बातों को छोड़िए। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि पॉलिटिकल मुद्दा है ही। मेरी बात सुनिए, चलो ये पुरानी बात। मुझे लग रहा है कि सालों पहले शायद नेता बहुत समझदार थे, समझदार नहीं थे। एक मिनट, चलो ये पुरानी बात है ना जी। राहुल गांधी ने 8 सेकंड के अपने इस बयान में ऐसा कुछ कह दिया है जो देश की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था के खिलाफ है। अमेरिका के जॉर्जिया टाउन, ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। श्री राहुल गांधी आज के जमाने में कह रहे हैं, देखिए ये मुद्दा बनेगा क्योंकि आपने बाबा साहेब आम्बेडकर को आपने महत्व ही नहीं दिया। आपकी सरकार ने, आपके पहले प्रधानमंत्री ने 2 बार हराया, उनको वो आगे आने नहीं दिया। क्यों? अगर आप संविधान करते तो उनके जो रचयिता थे उनको तो आपने कहीं पे भी नहीं लिया। दूसरी बात कि आप फॉरेन में जाते, ये राहुल गांधी का वीडियो है, मैंने कोई एडिट नहीं किया, आपके पास पब्लिक डोमेन में होगा कि आरक्षण भारत में नाबूद करने की वो अपने शब्दों में स्पीच बोल सकते हैं। दूसरी बात, सर आपको नहीं लगता वो जो बयान था मिसलीडिंग था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और उसे यहाँ कुछ और तरीके से हमने लिया? सर ये जो बयान है वो पूरे देश ने, और उस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल मुद्दा था उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने भी काफी संविधान बदल देंगे ऐसा करके लोगों को भरमाने की कोशिश। मयूरिका जी, आप मुझे प्रश्न पूछते हैं तो आप होशो हवास में प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती और आपकी ऐसी जबान कि आपके पूर्वजों ने एक फैमिली में 3 प्रधानमंत्री दिए हो, जिनका जन्म चांदी की चमची के साथ हुआ हो, जिन्होंने बंधारण पूरा पता नहीं, लेकिन पूरे 17 साल में भारत में जो राज किया हो, क्या आप ऐसे बयान दे सकते हैं? और वो भी राहुल गांधी जी कि जिनकी पूरी बचपन से लेकर जवानी और अभी तक वो हारने की जो नौबत आती है, पूरा राजकारण में आप कभी कुछ उसमें मिसलीड कर सकते हैं? कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो मन में होता है ना वही कैमरे में आता है, और एक बार नहीं बार बार आता है। दूसरी बार मैं आपको बोलता हूँ कि गुजरात में 2025 से मोदी सरकार IIM में आरक्षण लागू कर लेगी। देखिए ये आरक्षण का कौन रक्षण करता है और कौन नाबूद करने की बात कर, पूरे भारत को मालूम है। और इसीलिए मयूरिका जी, एक बाई इलेक्शन भी आप क्यों हार जाते हो? आप एक पूरे स्टेट क्यों हार जाते हो? पूरा लोकसभा राज्यसभा क्यों हार जाते हो?
ये तो आंकलन करना जरूरी है ना। चलो एक हमारे नेता ने कुछ बोल दिया, समझते हैं कि भाई इलेक्शन में कुछ गलती हो जाती है, लेकिन आप पूरा आंकलन देखोगे। ये सारी चीज, लेकिन मुझे लग रहा है संविधान ये सारी चीजों से परे है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी शायद इसी को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है और ये लोगों के संविधान के साथ तो खिलवाड़ है ही, लोगों की भावनाओं। हथियार बनाइए, लेकिन वो गरीबों के लिए, पिछड़ी जातियों को मध्य प्रवाह में लाने के लिए, विकास के लिए हथियार बनाइए ना, जैसे मोदी सरकार कर रही है। आपने देखा 33% महिलाओं को आरक्षण, इनके सरकार नाबूद हो गई, इनकी सरकार के दम तोड़ दिया। हमारी सरकार ने पूर्ण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पास किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आज देखिए हमारे राष्ट्रपति कौन है, लेकिन ये बोलते हैं राष्ट्रपति। जो इनके बड़े नेता थे वो भी हार गए दूसरी पार्टी से। तो ये लोग जहाँ पे भी पिछड़ी जातियों का जो बोलते हैं ना कि अपमान होता है, उनको नीचे गिराना, ये मात्र इनकी ये राजनीति रहती है। अगर 17 साल में, मैडम मैं आपको बोलता हूं कि 17 साल में जो काम होना चाहिए था, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिशा देख के लिखा था बंधारण, अगर वो काम हुआ होता ना, तो आज हमारा देश बहुत कहीं आगे होता, लेकिन नहीं हुआ। आज कहीं पे भी जाते, आज पूरे, आज देखिए कि अब पुरुषता, किसी को धर्म, ज्ञाति या उसके लिंग से अगर कोई आपको अपमान करता है तो उसके लिए भी है बंधारण में। अगर सही बंधारण का उपयोग किया होता 17 साल में मयूरिका जी, तो हमारा देश आज वो गरीबी में नहीं होता। लेकिन हाँ, ये 2014 से, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 से पूर्ण बहुमत मिला और आप देखिए कि आज राष्ट्रपति से लेके हमारे पेज समिति के जो नेता है उसको भी पॉलिटिकल एक अच्छा ग्राफ मिला है, जहां पे भी उसको जो ज्ञाति होती है उसको भी यहाँ पे वो अग्रता मिली है। बंधारण का मतलब है कि छोटे से छोटे आदमी को उसको संरक्षण देना है, सरकार का लाभ देना है। आज देखिए कि 5 से 10 लाख आज हेल्थ कार्ड आपका यूज कर हो सकते हैं। आज 4 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को मकान मिला है। आज वो गरीबों को पानी, टॉयलेट, ये सब ये प्रायोरिटी थे। 17 साल आपने क्या किया? जी नीलेश जी, चलिए जवाब मांग लेते हैं। 17 साल क्या किया उसका जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन संविधान में अगर मिलजुल कर बदलाव होता है तो क्या दिक्कत आ रही है सागर जी? देखिए, सबसे पहले तो हमने तय किया था कि हेल्दी डिस्कशंस होगा। उसके बाद बार बार जब आरोप लग रहे हैं एक पक्ष के द्वारा, तो मुझे बिल्कुल अधिकार है उसका जवाब देने का। और जिस तरह से मैं चुप रहा और मैंने बिल्कुल सुना, तो मैं मानता हूं कि मुझे भी सुना जाएगा। और अगर हम डिबेट को गंदा करेंगे ना, तो इसमें जो गंदा करेगा उसको लोग देख रहे हैं, तो वो तो देखेंगे। और सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। आप कुछ भी कहीं भी बकवास करते हो ना, तो पब्लिक तो देख ही रही है, तो पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि हु इज स्पीकिंग राइट एंड हु इज स्पीकिंग रॉन्ग। सबसे पहले राहुल गांधी का जो वीडियो बताया उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि 10 साल के बाद आरक्षण को खत्म कर ही दिया जाएगा, लेकिन सोचा जाएगा। ऐसा लिखा है कि जब इक्वालिटी होगी, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के अंदर, आर्थिक लेवल से लेकर सोशली और पॉलिटिकली, आपको जब हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी। जब हम आजाद हुए तब हमारी पॉपुलेशन 38 करोड़ थी। ये भी पहले जान लेना चाहिए, है ना। आपको पहले ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप किसके ऊपर बात कर रहे हो। जब हम बीच में नहीं छोड़ा जा रहा है मैडम, एक मिनट, बंधारण में ये अलग जा रहा है। बदतमीजी नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं चाहिए। आप देखिए, आप इनको बंद कीजिए, आप इनको बंद कीजिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बंद कराइए आपके चैनल पर। बदतमीज लोगों को इनवाइट मत कीजिए। काम मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था मैडम। बदतमीजी को आप बंद करवाइए, इनका बाइक बंद कीजिए। आप सागर भाई बंद कीजिए। आप नीलेश भाई को बोलिए कि नीलेश भाई आप चुप रहिए, आप ऐसा बोलिए मैडम। मैं दोनों को बंद कर दूंगी अगर नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बात नहीं होती। हम अलग चीज से बात करें। रुझान जी का रुझान ले लेते हैं। रुझान जी क्या मानते हैं आप? मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सागर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए।
रुझान जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? हमारा संविधान कभी भी पॉलिटिकल मैडम मुद्दा कब नहीं से सी मैंने ऐसे एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने कई चीजें सोची एग्जांपल के भाई हमारे जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह का लॉज इनेक्ट करती है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब आपको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने देश में सबसे बड़ा इश्यू, मैडम एग्जांपल दूं, अगर आज की तारीख में किसी को पूछा जाए, मे भी कैमरा के सामने बोलने से वो हिचके जाएंगे, लेकिन पूछा जाएगा क्या सबसे बड़ा इश्यू है, तो वो लोग बोलेंगे करप्शन इज अ वेरी बिग इश्यू, लेट अस एक्सेप्ट दैट एट एवरी लेवल इट इज दैट। तो एग्जांपल ये करप्शन का था कि भाई करप्शन के लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल अगर आपको दूं कि जो हमारे लेट अस से कि एज अ दिस थिंग हमारे पास जैसे कि एग्जांपल लॉज है कि भाई टैक्स ये पर्टिकुलर फ्रेम में भरना है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भरने का, फलाना ये पर्टिकुलर, हर चीज में हमारे पास एक टाइम पीरियड आता है और अगर हम वो नहीं करते तो हमें उस पे वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन मैं इसलिए इसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं किया मैडम। आप अपने आप को शांत कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने आप को शांत कर लीजिए। जी रुझान मैम बताइए। सागर में कर रहा हूँ मैडम, सागर में सागर में आपका आवाज नहीं आ रहा है। नीलेश भाई आप भी म्यूट पे चले जाओ। नीलेश भाई मतलब नहीं है, नीलेश भाई प्लीज। मैडम तो कमिंग बैक टू बेसिक पार्टी कब से लोग मैंने जितना सुन रही हूँ पॉलिटिकल पार्टी, नीलेश भाई प्लीज तेरे मैंने पता ही, मेरे को बोल लेना दो ना नीलेश भाई प्लीज। हाँ तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अल्टीमेटली जी अगर आज की तारीख में भी आप देखो तो पॉलिटिकल पार्टी से अंदर अंदर वो मे भी उनका काम ही है, उनका नाम है पॉलिटिकल, तो अंदर अंदर जो वो करने का, जैसे कि कब से लोग रिजर्वेशन पे ही अटके हुए हैं। आज की तारीख में मुझे रिजर्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ, अब लेट अस गो बियॉन्ड रिजर्वेशन, वरना मैं भी हमारी बहनों की इक्वालिटी और मैं भी कथा चालू कर सकती हूँ मैडम। और ये भी बात एक सही है, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक बात बहुत सही है क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। एग्जाम्पल दूं के जैसे कि रिजर्वेशन ने ये जो वो कास्ट सिस्टम है, एग्जाम्पल ये देना चाहती हूँ कि मैं एक आईएएस ऑफिसर के साथ थी, तो वो आईएएस ऑफिसर बड़े कास्ट के है और उनका ड्राइवर छोटी कास्ट का है। तो उनका ड्राइवर का उनका जो टिफिन ऊपर आता है, गाड़ी से टिफिन ऊपर जो जाता है, तो वो ड्राइवर नहीं ले जाता है, कोई और लेके जाता है क्योंकि वो ड्राइवर छोटी कास्ट का है। ये एग्जांपल दिया क्योंकि ये मैंने देखा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन अभी उसमें मेरे को नहीं पढ़ना है क्योंकि आई वांट टू गेट फॉर द डेवलपमेंट। कास्ट इज नॉट इट इज इंपॉर्टेंट, बट ये पॉलिटिकल पार्टी खेलेंगे इसमें। सो कमिंग बैक टू बेसिक पॉइंट में आपसे करना चाहती थी कि आज की तारीख में जो हमें एज ए कंट्री और एज ए सिटीजन हमें जो चाहिए, एग्जाम्पल मैंने करप्शन का दिया, ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि टाइम फ्रेम्स हैव टू बी सेट, कि पर्टिकुलर चीजें कब तक होनी चाहिए, वो मैडम हमारे लिए एज ए सिटीजन हमारे लिए नहीं होती है। हमें टैक्स देना है, हमें क्या करना है, जो भी अपने एज हम हमारी ड्यूटीज करते हैं। सो ये चेंजेस मुझे आज के दिन भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बर्निंग इश्यूज है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फलानी बड़ी बड़ी बातें करी कि वो मेरे लिए बर्निंग इश्यू नहीं है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि वी एज ए दिस थिंग जितने साल पुराना है तो उसका मतलब नहीं है कि नया है तो हमारी सोच बदल जाएगी। सोच बदली है, जैसे कि हमने हमारी वो भारतीय न्याय आईपीसी जो चेंज की, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चेंज हुई, वो सब जरूरी है मैडम, उसमें मैं बिल्कुल अग्री करूंगी क्योंकि वो तो 100% जरूरी है एज पर टाइम। जैसे कि पहले वीडियो एविडेंस नहीं यूज किया था, भारतीय न्याय संविधान में वीडियो एविडेंस, सोशल मीडिया एविडेंस यूज हो रहा है, तो ये सब जरूरी है। लेकिन उसके लिए अगेन रिपीट करती हूँ कि बड़ा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, उससे दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अभी भी, क्योंकि सी आई विल टेल यू स्टिल वी आर नॉट अ मैच्योर्ड, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मैच्योर्ड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी मैच्योर्ड नहीं है। सो ये जरूरी है कि हम इसमें बड़े चेंजेस नहीं करें, लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स है हम उसमें जरूर करें। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। सागर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने अपने आप को शांत कर लिया होगा ये मैं मानती हूँ, और बड़ी शांति से आपका जो मुद्दा है रखिए, क्योंकि सागर जी आपको भी शायद अनम्यूट करना होगा आपकी तरफ से। अपने आप को शांत कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आपका पक्ष रखिए सर। जी प्लीज बताइए। देखिए, मैंने शुरुआत शांति से ही की थी, ठीक है, और जब वो बोल रहे थे पूरा वक्त में चुप था, ये दुनिया देख रही है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है मैडम। आगे बढ़िए उस मुद्दे से। नहीं, अब मैं नहीं उसको क्लियर करना पड़ेगा। और जब उन्होंने बीच में बोलकर मेरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तब मैंने आवाज लगाई और आपने मेरा टर्न बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, उनका माइक बंद कर देती तो मैं बोल लेता। नहीं सर, दोनों आपको उतना ही करना था, लेकिन आपने मुझे क्यों बंद किया, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं तो उनको गाली दे रहा था, मैं उनको बोल रहा था। तो बदतमीज जो लोग बदतमीज, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, जो लोग बदतमीजी करते हैं ना उनको जवाब दीजिए, मुझे नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो संविधान के अंदर यह कहा गया था कि इस देश में जब तक 100% इक्वेलिटी नहीं आती है तब तक आरक्षण रहेगा। आज भी इस देश में 2014 से लेकर 2024 में सिर्फ 5-6
उद्योगपतियों को प्रमोट किया जा रहा है और पूरे भारत देश की 90% संपत्ति सिर्फ 15 लोगों के पास है और सिर्फ 1% संपत्ति जब इस देश में कॉमन मैन और गरीब लोगों के पास है, तब संविधान बंद नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। राहुल गांधी ने उस वीडियो में क्लियर कट ये बोला था कि हम संविधान को बंद करने की तब सोचेंगे जब इस देश में इक्वेलिटी आ जाएगी। इस वीडियो के ऊपर बड़े बड़े नेशनल चैनल पर डिबेट्स हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को मुद्दा बनाओगे तो पहले आप वीडियो में कही गई बात को सुनिए, समझिए, सोचिए और बार बार ऐसे मुद्दे उठाकर अपने आप को इंटेलिजेंस मत समझिए, क्योंकि दुनिया देखती है कि क्या है। अब दूसरी बात, इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इमरजेंसी के बाद इस देश में इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक हार चुके थे। तब जब चुनाव होते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी थी और इसीलिए देखिए अभी भी बदतमीजी कौन कर रहा है बीच में? नहीं, गलत था ना। कौन कर रहा है बदतमीजी? अभी मैं चिल्लाऊंगा नहीं क्या? सागर भाई आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो इनको बंद कीजिए ना मैडम, मेरे को बंद कर देती है आप। चलिए आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो छुपकर रात नहीं लगाई थी 12 बजे 8 बजे कि हम अभी से लॉकडाउन करते हैं। आकाशवाणी रेडियो पर, देश की लीगल रेडियो चैनल पर आकर उसको डिक्लेयर किया था और वो भी संविधान के तहत किया था। इमरजेंसी संविधान में आती है जब इस देश पर संकट आएगा, कोई युद्ध होगा, जब कोई समस्या होगी तो देश का प्रधानमंत्री इमरजेंसी संविधान के तहत लगा सकता है। उसी तरह से लगाया गया था। रात को 8 बजे आकर नोटबंदी या लॉकडाउन नहीं लगाया था, ठीक है। जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद इंदिरा गांधी खुद 78 में इसी देश के अंदर चुनकर आई थी। अगर इस देश में नहीं ये परिवारवाद बोलते हैं ना, उसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि आज अगर तुम्हारी सरकार है, अगर तुम खुद को विश्व गुरु कहते हो, अगर तुम खुद को देवताओं का देवता कहते हो, तो आज प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ इस देश के सो कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु के सामने, देश के संविधान के हिसाब से जीतकर आपके सामने 3 लोग बैठे गांधी परिवार के, तो आप कहते हो कि ये परिवारवाद है। अरे इसी देश के लोगों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया था, समझे? जैसे आज आपकी सरकार में इन 3 लोगों को चुनकर इस देश के प्रधानमंत्री के सामने बिठाएंगे। दिस इज कॉल्ड संविधान। अगर इनकी चलती नहीं, अब लास्ट मुद्दा, जैसे ये कहते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध होने के बाद भी संविधान बनाने के लिए चुना था कांग्रेस ने, लेकिन इनके प्रधानमंत्री ने गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो इनके ही अपने ही पार्टी के विरोधी संजय जोशी और हरेन पंड्या का क्या हाल किया है, ये दुनिया देखती है, जानती है। आप संविधान की बात करते हो, 400 लेकर आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आपके पास पहले अपने गिरेबान में झांकिए, इनकी ज्योति मिर्जा कहती थी संविधान बदल देंगे, इनका आनंद हेगड़े कहता था संविधान बदल देंगे, इनके अयोध्या का प्रत्याशी कहता था संविधान बदल देंगे, इनकी राजकुमारी दीपिका कुमारी कहती है कि संविधान को बदल देंगे। ये संविधान को बदलने की पब्लिक के सामने बात करते हैं और ये संविधान और कायदे की बात करते हैं। सागर जी चलिए, 30 मिनट की हमारी डिबेट 40 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। नीलेश जी अगर छोटा सा कोई जवाब आप देना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं इस चर्चा को विराम दूंगी। नीलेश जी। देखिए मैडम, एक बायस चल रहा है, ये शुरुआत तुमने की है, अब मैं बीच में बोलूंगा, इसको नहीं बोलने दूंगा क्योंकि इसने मेरे डिबेट को डाइवर्ट किया था। डाइवर्ट किया था, he diverted my debate, I will not take it to speak। नीलेश जी कुछ कह रहे थे आप? बंधारण के विषय में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मत बोलिए। मैं इसलिए बीच में बोला था कि बंधारण में अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, मैडम एक मिनट मैडम, संविधान में बदलाव क्या देश के लिए जरूरी है, वो बात करनी है। आप लोग हमेशा अरे आपके चैनल पे गलत जाता है तो उसको तो करेक्शन करूँ ना। बंधारण की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ऑर्डिनरी नहीं है टॉपिक। बंधारण का 10 साल का आरक्षण पॉलिटिकल 10 साल का ही था, और जो शैक्षणिक नौकरियां थी वो पूरी लाइफ थी। मतलब बंधारण में ऐसा नहीं था कि उसको कभी खत्म करेंगे, तो ये गलत जा रहा था। दूसरा कि इमरजेंसी आप कब करते हो, ऐसी तो नौबत नहीं आई थी 25 जून को कि किसी ने लड़ाई कर दी।
छोड़ दीजिए। चलिए मुझे लग रहा है कि हम तीनों चारों लोग जो बैठे हैं, संविधान में छोटे मोटे बदलाव जो जरूरी है वो करने चाहिए, ऐसी हम सबकी राय है। चलिए रुझान जी, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल जो चीजें हो रही है, शायद वही संविधान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती जा रही है। हमें मुझे लग रहा है हम सबको मिलकर, भारतीय नागरिकों को इस पर मिलकर सोचना होगा। मैम, अगर छोटी सी एक प्रतिक्रिया कुछ देना चाहें आप। मेरा यही कहना है मैडम कि आज की तारीख में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में सबसे पहले अगर हम हमारे पॉलिटिशियन पे कैसे कंट्रोल लावे, जैसे कि राइट टू रिकॉल होता है, जो मैंने पढ़ा था कि भाई अगर कोई मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, लोग वो अपने लोकल एरिया में जो पॉलिटिशियन एमपी एमएलए बनाते क्यों है, ये काउंसिलर बनाते क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करे। अब अगर वो वहां पे डेवलपमेंट होता नहीं है, सिर्फ जातिवाद और ऑल दैट थिंग होता है, तो अगर हमारे पास राइट टू रिकॉल हो गया, भाई अगर 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि ये तो एक बार बैठ जाते 5 साल के लिए बैठ जाते, और फिर वो पार्टी क्या करती है, देखती है कि अरे भाई इसने अच्छा काम नहीं किया तो चेहरा बदल देगी। या हमारे गुजरात में, अगर आप आई डोंट नो आपको पता है, गुजरात में तो हमारी पूरी मिनिस्ट्री 2 बार चेंज हो गई थी। तो कहने का पर्पस क्या है मैडम, कि अगर राइट टू रिकॉल भी अगर लोगों के हाथ में हो कि भाई अगर पर्टिकुलर एमएलए एमपी नहीं करे तो वो उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जी आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो आज मैंने वापस बोलती हूँ कि जिस तरह के हमारे ये जो इमैच्योर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, क्योंकि लेट अस एक्सेप्ट जो अभी हुआ, एक ने दूसरे को इंस्टिगेट किया, दूसरे ने पहले को इंस्टिगेट किया, ये खेल रहे थे दोनों, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था अदर देन रिजर्वेशन। तो कहने का पर्पस क्या था कि अनफॉर्चुनेटली मेच्योरिटी है नहीं, लेवल वो है नहीं। तो एज अ सिटीजन हम क्यों पॉलिटिकल उसको इलेक्ट करते कि वो हमारा यानी एज ए कंट्री हमारा देश का उद्धार करे। जैसे कि एजुकेशन के आप हालत देख रहे हो, क्या बातें बड़ी बड़ी होती है लेकिन एजुकेशन में कुछ ठिकाने में बैठ नहीं रहे। हेल्थ, ये बेसिक नीड की अभी तो बात की हम बैठ रहे, और अभी फूड 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, तो अभी हम वहीं पे अटके हुए हैं। तो अभी कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, इसी पे हम कंट्रोल कर सके तो मैडम अपना देश जो वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन अमीर अमीर होते रहे, गरीब गरीब होते रहे, वहां प्रॉब्लम आ रहा है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त से काफी आगे चले गए हम लोग, क्योंकि चर्चा शायद कुछ और मोड पर चली गई, लेकिन संविधान में छोटे मोटे बदलाव जरूरी है, लेकिन भारतीय नागरिकों के हक में हो ये बहुत जरूरी है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन व्यूअर्स को मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से एक सबक मिलता है कि आप सुनिए सभी की, लेकिन सोचिए और समझिए खुद की, क्योंकि जब तक आप खुद की नहीं सोचेंगे, आप संविधान को सही तरीके से पालन खुद नहीं करेंगे, तब तक संविधान का हम जो गौरव जिसे मानते हैं वो सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे। आज संविधान दिवस पर मुझे लग रहा है हम सबको संविधान पढ़ना चाहिए। पहले तो हमारे बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए, और संविधान की जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका अमल हम नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये बातें हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों पर बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें एक बदमाश घायल भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक बदमाश के पैर पर गोली भी लगी है। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर घेराबंदी कर इन सभी आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों के कई मामलों में शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते उनसे पूछताछ की जा रही है, जिस पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जानकारी दी। देर रात थाना कोतवाली नगर पुलिस, देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में कटहा घाट रोड के पास पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बदमाश अभिनव उर्फ रौनक सिंह पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इन चारों बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए 2 मोबाइल फोन, 25,500 रुपए नगद, अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इन घटनाओं में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो कार, जिसके नंबर प्लेट को छेड़छाड़ किया गया है इनके द्वारा। गुजरात के जूनागढ़ के भैसान के मैनपरा में हजरत मंगड़ियासा पीर के उर्स को कौमी एकता के साथ मनाया गया। जूनागढ़ के भैसान की मेदपरा में कौमी एकता के बीच मंगड़ियासा पीर का उर्स मनाया गया। इस मौके पर उर्स में सभी कौम के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। दरगाह शरीफ पर
फूलों की चादर चढ़ाकर फातिमा खानी की गई और मिलादे शरीफ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उर्स में आसपास के गांव के साधु संत भी शामिल हुए और सभी ने नियाज का भी लाभ लिया। इस दौरान मन्नत उतारने की भी पुरानी परंपरा है। हिंदू मुस्लिम समाज के अग्रणियों ने साथ मिलकर कौमी एकता के साथ इस पर्व को हर साल की तरह इस साल भी मनाया। सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके मंगरिया शाह डाडा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स को बड़े शानदार तरीके से मनाया और लोगों की एकताई, कौमी एकताई और लोगों ने जो मन्नतें मानी थी अपने बच्चों की मन्नत को यहाँ पर उतारा। और इस उर्स के मौके पर ख़ास मेहमान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हरमथिया के रहने वाले पीर कामिल सैयद हुसैन मियाँ बापू क़िबला रहमतुल्लाह अलैह भी हाजिर हुए। उन्होंने भी मंगरिया शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल पेश किया और आने वाले तमाम लोगों को उन्होंने दिल से दुआएं दी कि सब लोग इसी तरीके से मिलजुल करके मेंदापुरा के सुन्नी मुसलमान और आजू बाजू के गांव के लोग सुन्नी मुस्लिम और तमाम हिंदू भाइयों ने मिल करके जिस अकीदत के साथ मंगरिया शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स को मनाया, ऐसे ही सदा एकता बनाए रखने की और मिलजुल करके दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने की, उर्स मनाने की सबके लिए दुआए खैर मकदम की। गुजरात के वडोदरा में सरकारी स्कूलों में भोजन पहुंचाने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन के कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। वडोदरा की सरकारी स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मध्याह्न भोजन पहुंचाया जाता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लगभग 250 कर्मचारियों को अचानक निलंबित कर दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों ने पहले हड़ताल की थी और अब आवेदन देकर मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की है। અત્યારે તો અમારી હાલત કેવી છે કે ઘરથી બેઘર થઈ ગયા છે, કોઈની પાસે બેરોજગારીમાં બધા બની ગયા છે। ખરેખર શું મારું એક જ આ મીડિયાની માધ્યમથી મારે એક જ વસ્તુ કહેવું છે, શું ખરેખર વિકાસ ગાંડો થયો છે? જે સરકાર કહી રહી છે કે બેરોજગારને રોજ મળે, તો શું ખરેખર વિકાસ ગાંડો થઈ રહ્યો છે? પ્રશાસનને આ દેખાતું નથી કે આ 200 થી 250 જેટલા કર્મચારીને ઘરથી બેઘર થઈ ગયા છે? પ્રશાસન જાગતું કેમ નથી? અમારું એક જ અમે અત્યારે કલેક્ટરને એ જાણ કરવા આવ્યા છે કે આગામી 7 દિવસનો અલ્ટિમેટમ અમે આપવાના છીએ। 7 દિવસની અંદર અમારું નિરાકરણ નહીં આવ્યું તો અમે ઉગ્ર આંદોलन કરીશું અને ભૂખ હડતાલ પણ કરીશું। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृत्ति योजना के अमलीकरण की वडोदरा कांग्रेस ने मांग की है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृत्ति योजना चलाई जाती है, जिसके तहत आदिवासी इलाके के छात्रों को उच्च अभ्यास के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। लेकिन गुजरात सरकार ने फिलहाल यह स्कॉलरशिप बंद कर दी है, जिसके चलते 50,000 छात्रों के जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस ने आवेदन देकर योजना को फिर से अमल में लाने की मांग की है। केंद्र में જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી 2010 ત્યારે આ દેશના આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિનું યોજના બનાવવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે આ દેશના આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ જો ટેકનિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ લે અને જેમાં ઉત્તીર્ણ થાય તો એમની કારકિર્દી બનાવવામાં જે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ જે ફી નથી ભરી શકતા એવા વિદ્યાર્થીઓને આ સ્કોલરશિપનો લાભ મળ્યો છે। પરંતુ આ ગુજરાતમાં જે ભાજપની સરકાર છે એમને 28 ઓક્ટોબર 2024 એટલે કે ચાલુ વર્ષમાં એક પરિપત્ર બહાર પાડીને આ જે યોજના જે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ મેટ્રિક પાસ થાય અને ટેકનિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવે એને લાભ મળતી યોજના આ ભાજપની સરકારે બંધ કરાવી છે। ત્યારે આવા તગલખી નિર્ણયને સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ। વડોદરા શહેરના કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત સરકારને અમારું આવેદનપત્ર પહોંચાડો અને જે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓના લાભ માટે કોંગ્રેસ સરકારે જે યોજના બનાવી હતી એ યોજનાનો ફરી અમલ થાય એ માટે અમે વડોદરાના કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। ચાલુ વર્ષમાં એટલે કે 2024માં ટેકનિકલ કોર્સમાં 3,700 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મળ્યો છે। તો વિચાર કરો કે આ જે 350 વિદ્યાર્થીઓ છે એ જો ટેકનિકલ કોર્સમાં ઉત્તીર્ણ થાય તો એના માટે જે સ્કોલરશિપ જે કોંગ્રેસે બનાવી હતી એ આ ભાજપે બંધ કરી છે। ત્યારે બહુ તગલખી નિર્ણય છે અને એના માટે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। संविधान दिवस के मौके पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई।
भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा वडोदरा में संविधान दिवस के मौके पर विश्व के सबसे लंबे संविधान की यात्रा एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी से आयोजित की गई, जिसमें भाजपा की विधायक मनीषा वकील, अनुसूचित जाति अध्यक्ष हर्षद परमार, वडोदरा महामंत्री सत्येन कुलाबकर, एनपीएससी अध्यक्ष निशित देसाई और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। देशનું આ બંધારણ જ્યારે અમલમાં આવ્યું આજના દિવસે અને આ સંવિધાનથી જ આખો આપણો દેશ ચાલે ત્યારે આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ દિવસને સંવિધાન દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવાની ઘોષણા કરી હતી અને ત્યારથી જ આ દિવસ આજે સંવિધાન દિન તરીકે ઉજવાય છે। બાબા સાહેબને ખરું સન્માન જો આપ્યું હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી આપ્યું છે, માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આપ્યું છે। અગાઉ આને કાનૂન દિન તરીકે ઉજવાતો, પરંતુ દેશ જ્યારે સંવિધાનથી ચાલતો હોય અને આ સંવિધાનથી જ આખા કાયદાનો અમલ થતો હોય ત્યારે માન્ય મોદી સાહેબ આને સંવિધાન દિન તરીકે ઉજવવાનું જ્યારે જાહેર કર્યું છે ત્યારથી જ આ સન્માન્ય દિનને બાબા સાહેબને ખરેખર ખરી શ્રદ્ધાંજલિ તેમજ બાબા સાહેબને ખરું સન્માન જો એક આપ્યું હોય તો એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આપ્યું છે। અને બધાને સંવિધાન દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। સમગ્ર દેશમાં આજે એની ઉજવણી થઈ રહી છે અને આજે વડોદરા ખાતે પણ એસસી મોરચા દ્વારા ખૂબ સારી રીતે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સંવિધાન દિવસ એટલે આજે દરેક ભારતીય નાગરિકોને સમાન અધિકાર મળે એનો આ દિવસ છે। સાથે સાથે આ એકતાનો દિવસ છે કે બધા જ પહેલાં ભારતીય છે અને બીજી બધી વાત પછી આવે છે। એ વાત કરનાર આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકર 1949માં જ્યારે આ 26 નવેમ્બરના દિવસે સંવિધાન મૂકવામાં આવ્યું અને તેથી લઈને આજ દિન સુધી એટલે લગભગ 75 વર્ષ થયા અને એની ઉજવણી પણ આજે છે, ત્યારે સૌને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। गुजरात के अरवली जिले में बीजेड ग्रुप पर सीआईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। गुजरात के अरवली जिले में बीजेड ग्रुप पर सीआईडी ने छापे मारे हैं। बीजेड ग्रुप पर सीआईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। यहाँ अवैध रूप से पॉन्जी स्कीम का बिजनेस चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत सामने आई थी। कई लोगों ने पॉन्जी स्कीम में पैसे निवेश किए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर सीआईडी द्वारा अरवली और साबरकांठा में छापेमारी की गई। सीआईडी की छापेमारी में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। संविधान दिवस के मौके पर गुजरात के भावनगर में भव्य पदयात्रा के जरिए संविधान अमलीकरण पर जोर दिया गया। 26 नवंबर यानी भारतीय संविधान दिवस। हर वर्ष इस खास दिवस पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस मौके पर भावनगर में विभिन्न संस्थाओं और दलित समाज के अग्रणियों द्वारा नारी चौकड़ी से एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा में जुड़ते हुए बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण की और संविधान के अमलीकरण को बल दिया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।